हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों ये आज की जो वीडियो है दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों ये नेट की इकाई 5 हिंदी कविता। दोस्तों वैसे तो हमने इस पर विस्तृत क्लास यानी कि लाइव क्लासेस के रूप में हम इसको पहले पढ़ा चुके हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस सब लंबी हैं, लेकिन इसको शॉर्ट रूप में हमें दोबारा से एक बार फिर जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए उसको दृष्टि से देखते हुए दोस्तों मैं ये वीडियो आपको बनाकर पुनः दे रहा हूँ। तो सबसे पहले है दोस्तों चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई है और उसका रेवा तट हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, उस पर हम अब चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज रासो इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी। इस ग्रंथ का विषय पृथ्वीराज की वीर गाथा का वर्णन करना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं छोटे छोटे पॉइंटों में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा, बस जैसे कि आपको याद करने में आसानी रहे और सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको पता चल जाएं। ठीक है। दूसरा है दोस्तों कि चंद्रबरदाई जो होता है वो पृथ्वीराज का मित्र एवं दरबारी कवि था और पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण दोस्तों प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा संस्करण है वह है जिसका प्रकाशन नागरिक विचारणी सभा काशी में हुआ और जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। और चौथा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें केवल 1300 छंद है और इसी कारण इस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें दो बात बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। वो है, पहली बात है दोस्तों कि आपको पहली बात ये कि इसकी जो हस्तलिखित प्रति रखी है वो उदयपुर के संग्रहालय में रखी हुई है। एक तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और दूसरा कि पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक चरित्र काव्य होने पर भी ऐतिहासिक तथ्यों से रहित है। रासो की प्रामाणिकता तो संदिग्ध है, परंतु उसका काव्य सौंदर्य अक्षुण्ण है। वीर व श्रृंगार रसों का सुंदर इस रचना में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका, वो है पृथ्वीराज रासो को कितने लोग प्रमाणिक मानते हैं और कितने अप्रमाणिक और कितने अर्धप्रमाणिक, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं, उनके नाम आपको बताएंगे, जैसे कि श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णु पांड्या और कर्नल टाड। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, नोट्स हैं, आप इन तीनों को जो याद कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं बार बार आते रहते हैं। कौन पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानता है, कौन अप्रमाणिक मानता है और कौन अर्धप्रमाणिक मानता है। तो प्रमाणिक मानने वालों में है दोस्तों श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाड। अप्रमाणिक मानने वालों में है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको लिखा है लेकिन फिर भी दोस्तों इसको प्रमाणिक नहीं माना है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार इस पर प्रश्न भी आया है। तो अप्रमाणिक मानने वाले में सबसे पहले है रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, श्यामल दास बूलर, गौरीशंकर और हरिराचंद ओझा। ठीक है दोस्तों, ये हैं अप्रमाणिक जो कि प्रमाणिक नहीं मानते पृथ्वीराज रासो को। और तीसरे हैं दोस्तों अर्धप्रमाणिक, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रमाणिक है और आदि प्रमाणिक नहीं है। ये ऐसे मानने वाले में दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे पहले, फिर मुनि जिन विजय और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, आपको तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण रखनी है। एक ये कि श्याम सुंदर दास इसे प्रमाणिक मानते हैं, आचार्य शुक्ल इसे अप्रमाणिक मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी से अर्धप्रमाणिक मानते हैं। पहले तीन बहुत महत्वपूर्ण है, आप कम से कम इनको तो याद हमेशा के लिए रखे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक दिन साथ हुआ था और वह दोनों ही एक साथ संसार भी उन्होंने छोड़ा था। तो दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से आता रहता है। तो ये प्रश्न के रूप में मैंने दोस्तों बनाया हुआ है यहाँ पर। तो उसका आंसर है दोस्तों कौन, पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई, यानी कि पृथ्वीराज रासो है इस कथन का आंसर। अगला है दोस्तों कि चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया, क्योंकि चंद्रबरदाई की मृत्यु हो गई थी पृथ्वीराज के साथ में, तो उसकी जो रचना थी उसको किसने पूर्ण किया, उनके पुत्र जो है दोस्तों जलरण ने किया। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों पॉइंट, पृथ्वीराज के सर्ग का अध्याय को क्या कहा गया और उनकी संख्या कितनी थी। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो के जो अध्याय हैं दोस्तों उनका नाम उन्होंने रखा था समय। पृथ्वीराज रासो ने जैसे कांड या अध्याय भाग जिसे हम कहते हैं दोस्तों, उसको समय के रूप में उन्होंने बांटा और 69 समय हैं पृथ्वीराज रासो में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो का काव्य का रूप कैसा है। तो दोस्तों काव्य रूप जो है पृथ्वीराज रासो को वो है प्रबंध काव्य या महाकाव्य। ठीक है, अभी और चलते दोस्तों, महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे।
तो दोस्तों संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा है दोस्तों? तो वो है पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने लिखा है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दोस्तों मैं छोटे छोटे पॉइंटों के रूप में आपको सारी पृथ्वीराज रासो की जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, मैं सब आपको याद करा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों कि अगला है दोस्तों, कै मास बध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो दोस्तों वो है पृथ्वीराज रासो। पद्मावती समय किस ग्रंथ का भाग है? दोस्तों ये पद्मावती समय जो है ये है एक, मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग है। तो कई बार आप कंफ्यूज ना हो जाए, पद्मावती को पद्मावती जो काव्य ग्रंथ है जायसी का वो ना समझ लें। इसमें लिखा हुआ है पद्मावती समय, समय से आप पहचान जाएंगे कि ये पृथ्वीराज रासो का है और आप क्वेश्चन का आंसर गलत ना कर पाएँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, पद्मावती समय किसका ग्रंथ है? तो आप जायसी न करें, ध्यान रखें, ये जो है इन्हीं का चंद्रबरदाई का ही एक ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो में लगभग कितने छंद हैं? तो दोस्तों इसमें लगभग 16,000 छंद हैं इस काव्य रचना में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र थे और अणुराज के पौत्र थे। ठीक है, रेवाटट समय पृथ्वीराज रासो का 27वां समय सर्ग है, जो कि दोस्तों हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, और वह है रेवाटट। ठीक है, और यह दोस्तों 27वां समय अथवा 27वां सर्ग है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना होगा। चंद्रबरदाई ने लगभग दोस्तों 72 छंदों का प्रयोग इस काव्य रचना में किया है, और उनका प्रधान जो छंद है वो है दोस्तों छप्पय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, छप्पय छंद इनका प्रधान है और 72 छंदों का प्रयोग किया है। और दोस्तों इनको यानी चंद्रबरदाई को जालंधर देवी का इष्ट था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों में दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण बातें आपको इसके बारे में बताऊंगा, जो कि हर एक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न के रूप में भी आपको प्रस्तुत किया जा रहा है और याद करने की दृष्टि से भी बहुत आसान रहेगा। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे चंद्रबरदाई की साहित्यिक विशेषताएं। अब तक तो हमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया, महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताया, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए। अब बात करेंगे चंद्रबरदाई की साहित्यिक विशेषताएं। तो सबसे पहले चलेंगे प्रकृति चित्रण। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो में मात्र प्रकृति के आलम्बन व उद्दीपन रूपों का ही वर्णन हुआ है। युद्ध वर्णन, जल क्रीड़ाएं, आखेट, नगर सज्जा, विवाह आदि का वर्णन बहुत ही मार्मिक रूप से, सुंदर रूप से किया गया है दोस्तों। और कवि ने प्रकृति की सूक्ष्म सुंदरता का अतिशय वर्णन बहुत ही उच्च कोटि का किया है। कहीं कहीं प्रकृति अतिशयोक्ति के रूप में भी दृष्टि होती है दोस्तों उनके काव्य में। तो अगर बात करें दोस्तों उनके काव्य में प्रकृति चित्रण की, तो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है और अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों उनका सौंदर्य, जो इस प्रकार है दोस्तों। पृथ्वीराज वीर काव्य होते हुए भी यह ग्रंथ नव नक्सिक और सौंदर्य वर्णन में अद्वितीय स्थान रखता है। इसमें एक से बढ़कर एक सौंदर्य उपमाओं का भरमार है दोस्तों, और कवि ने नायिका के अधरों की उपमा पके हुए बिंब फल से की है। तो दोस्तों यहाँ पर सौंदर्य वर्णन की अगर बात करी जाए, नायिका सौंदर्य वर्णन, नक्सिक वर्णन की बात करी जाए, तो दोस्तों बहुत ही सुंदर चित्रण दोस्तों, इसमें बहुत ही मार्मिक चित्रण पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने किया है। यानी कि कह सकते हैं कि ये एक वीर काव्य होते हुए दोस्तों श्रृंगार की इसमें भरमार दी गई है, और नायक नायिका के बहुत सारे रूपों को इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं युद्ध चित्रांकन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों इस रचना का, क्योंकि आप सबको पता है कि एक वीर काव्य है, इसलिए पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः 2 युद्धों का जीवंत रूप दिया गया है दोस्तों। और वो है, पहला है पृथ्वीराज जयचंद का युद्ध, और दूसरा है दोस्तों पृथ्वीराज साहबुद्दीन गौरी का युद्ध। तो दोस्तों इसमें कवि ने युद्धों की साज सज्जा, सज्जित सेना और पारंपरिक युद्धों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि युद्धों की सटीक और इतनी सुंदर जो वर्णना उस टाइम पर की जाती थी रचनाओं में, वो आज की या बाद की रचनाओं में नहीं की गई आगे पीछे, क्योंकि जो कवि होते थे, जो रचनाकार होते थे, वो युद्ध में स्वयं उनके साथ जाते थे और सजीव वर्णन देखा करते थे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार चंद्रबरदाई जी ने युद्धों का सजीव वर्णन दिया है, क्योंकि वो खुद स्वयं अपने मित्र पृथ्वीराज रासो के साथ युद्ध में शामिल होते थे, और वहाँ पर उनकी जो वर्णन, सजीव वर्णन होता था दोस्तों, जो स्थिति होती थी, वो मनोदशा होती थी दोस्तों युद्ध की, वो बड़े ही सुंदरता के साथ में उन्होंने प्रस्तुत की है। अब चलते हैं दोस्तों, चौथा है उनका श्रृंगार और वीर रस की। तो दोस्तों इसमें हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार और वीर रस का अद्भुत संयोजन हुआ है, और पृथ्वीराज की अनेक जो रानियां हैं, यथा पद्मावती, इसमें दोस्तों वर्णन किया गया है। इच्छिनी, संयोगिता आदि के सौंदर्य वर्णन में श्रृंगार रस के मुख्य सभी तत्वों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों मोस्टली श्रृंगार वर्णन कहाँ पर किया गया? श्रृंगार वर्णन दोस्तों इस नाटक में किया गया है पृथ्वीराज रासो की जो रानियाँ हैं उनके
सौंदर्य वर्णन में यहाँ पर श्रृंगार का प्रयोग किया गया था। दोस्तों कह सकते हैं जिनका मुख्य जो रस है इस नाटक का है वो है दोस्तों वीर रस, और लेकिन साथ ही साथ प्रधान जो रस है वो श्रृंगार भी ही है। और इसमें साथ ही साथ जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों वो ये कि पृथ्वीराज रासो की पत्नियों के नाम क्या क्या हैं, इसमें आप देख लेंगे। संयोगिता उनकी प्रेमिका है, आप सबको पता ही है दोस्तों, और उनकी जो पत्नी है वो पद्मावती और ऋषिनी है। दोस्तों यहाँ पद्मावती पुनः फिर दोबारा से आ रही है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बता दे रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां पॉइंट है 5वां, वो ये है कि ज्योतिष वर्णन। उस समय पर चंद्रप्रदाय ने ज्योतिष का बहुत ही सुंदर और मार्मिक और यानी कि सटीक वर्णन दोस्तों उन्होंने किया है। जैसे कि रेवा तट पर जब उन्होंने अपने एक छंद में ज्योतिष विद्या का मानो निचोड़ ही रख दिया है। पृथ्वीराज ने गौरी की सेना को नजदीक आकर युद्ध की तैयारियां कर ली। इसी प्रसंग में कवि ने बताया कि शुभ मुहूर्त के अनुसार पृथ्वीराज ने पंचमी तिथि दिन मंगलवार की गौरी की सेना पर ऊपर चढ़ाई करने से आज्ञा दी, जिससे कि उनकी विजय कामना पूरी हो, विजय पूर्ण सफल हो। तो दोस्तों यहाँ पर उनको ज्योतिष की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी और बड़े सुंदर ज्योतिष के वर्णन अपने काव्य में उन्होंने दिए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं भाषा शैली की। तो दोस्तों भाषा शैली में कवि चंद जो हैं भाषा के धनी थे, जिन्होंने स्वयं अपने आप को षड भाषा का ज्ञाता बताया। षड मतलब सठ मतलब वो 6 भाषाओं का, ठीक है। 700 में उन्होंने 6 अपनी भाषाओं को गिनाया भी है, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ उनके एक दिए गए एक दोहे के आधार पर। संस्कृत पाकृतम चैव अभ्रहण पिशाचिका मगधी सूर सैनिश्च सठ भाषाश्चैव जायते, यानी कि संस्कृत प्राकृत अभ्रंश और पिशाचिका मगधी व सूरसैनी। दोस्तों सूरसैनी जो भ्रंश है इनका वर्णन दोस्तों इनको आता था, यानी कि उनको 6 भाषाओं का ज्ञाता थे वो, और उन्होंने 6 भाषाओं का प्रयोग भी अपनी इस रचना में किया है दोस्तों। और बाद में बताऊंगा वन, नदी, पर्वत, युद्धकालीन दृश्य, रतिकेली वर्णन आदि के संदर्भ में उन्होंने अपने भाषा का चयन विद्वत प्रदर्शन किया है। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन दोस्तों, वहाँ पर मार्मिक सुंदर प्रदर्शन उन्होंने किया है, और उत्कृष्ट जो जिसे कहते हैं वो वर्णन अपनी भाषा का दिखाया है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों युद्ध वर्णन में, तो उन्होंने जहाँ युद्ध वर्णन उन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग किया है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट मैं आपको जब बता रहा हूँ कि उन्होंने युद्ध वर्णन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। और प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार जहाँ पर उन्होंने रचना की है दोस्तों, वहाँ पर उसमें पिंगल भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही साथ रासो ग्रंथ में संस्कृत, फारसी, अरबी, अपभ्रंश, देशज, राजस्थानी, ब्रजभाषा, पंजाबी आदि भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किया है। इतनी सारी भाषाओं का प्रयोग किया है क्योंकि वो इतने भाषाओं के ज्ञाता थे और आसपास के क्षेत्रों के बारे में उनको बहुत सारी नॉलेज थी। तो ये कह सकते हैं दोस्तों क्षेत्रों में घूमे थे, तो इसलिए इन भाषाओं का अच्छा पकड़ थी और इसलिए इन सब भाषाओं का प्रयोग किया अपने इस काव्य रचना में। और साथ ही दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि रासो ग्रंथ में कवि चंद्रप्रदाय ने लगभग 72 छंदों का प्रयोग किया, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, और जिनमें 56 जो है वो प्रधान छंद है। एक बार पुनः मैं आपको दोस्तों ये बता रहा हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अगला है दोस्तों, रासो में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। बहुतायत में मिलेगा दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है दोस्तों उनके अपने काव्य रचना में। बड़े सुंदर प्रयोग किया अलंकारों का। साथ ही दोस्तों मैं बात करूंगा पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण जो है वो नागरिक प्रचारणी सभा काशी में प्रकाशित संस्करण है, जो कि 16,306 छंद हैं, वह उसमें 59 समय हैं दोस्तों। ये इसका एक मुख्य मेन पॉइंट हो गया जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो का चौथा संस्करण 1300 छंद के में रूप में से मूल माना है, ठीक है। मूल डॉक्टर दशरथ ने क्या माना है, मूल 1300 छंद वाले चौथे संस्करण को, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों रही हमारी चर्चा पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। सबसे पहला हिंदी कविता का पहला ग्रंथ है दोस्तों, जो कि हमारे काव्य ग्रंथ है जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो उसकी मैंने दोस्तों जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दी हैं। और रही बात अगर आप चाहें कि इस कथानक का सार क्या है, अगर आप कथानक के सार को जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको यूनिट 5 के नाम से, यूनिट 5 हिंदी कविता के नाम से प्लेलिस्ट में एक लिस्ट है दोस्तों, और वहाँ पर हिंदी कविता के नाम से वहाँ पर से खोलेंगे तो आपको लंबी क्लास आपको मिलेगी, जिसके अंतर्गत आपको पूरी कथानक का सार भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर लंबा पढ़ना है तो आप वहाँ जा सकते हैं, शॉर्ट में मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद। आप रिवीजन कर सकते हैं इसके सब माध्यम से और आप याद कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहो। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें,
शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे मुझे पता है, बट कमेंट अवश्य करें जिससे कि मुझे पता चले कि हम और आपको बेहतर क्या दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।